गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम फिर से संविधान के ये अपना चौथा वीडियो लेके आए हैं। आज हम आप लोगों से मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही विशेष भाग है। भारतीय संविधान की बहुत ही विशेष बात है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे मूल अधिकारों को आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और एक नागरिक के तौर पे भी हमें ये जानना जरूरी है कि मूल अधिकार क्या होते हैं, क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं, या उनसे जुड़े हुए संविधान में प्रावधान क्या है। तो हम मूल अधिकारों की इस चर्चा को इस 5-6 बिंदुओं में पढ़ेंगे कि मूल अधिकार होते क्या है, आखिर मूल अधिकार से हम समझते क्या है, कोई भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए मूल अधिकार क्या है जो उसे मूल अधिकार कहा जाता है, उनकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इस रूप में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो मूल अधिकारों का इतिहास कैसा है, कैसे कैसे आया संविधान में, कैसे उसकी मांग आई, वो थोड़ा सा हम संक्षिप्त में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें मूल अधिकारों के लिए क्या प्रावधान है, क्या क्या दिए गए हैं, कौन कौन से मूल अधिकार हैं, उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन मूल अधिकारों की विशेषता क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें प्रकृति क्या है, जिससे ही हमें मूल अधिकारों के बारे में पूरी बृहद जानकारी मिलेगी, एक दृष्टिकोण विकसित होगा कि मूल अधिकार से हम क्या समझ सकते हैं। फिर अंत में थोड़ा हम देखेंगे कि मूल अधिकारों की सीमाएं क्या हैं, इनके लिमिटेशंस क्या हैं, जो मूल अधिकारों पर बंधन लगाती हैं या मूल अधिकारों में थोड़ा बहुत प्रचिन्ह लगाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार क्या हैं, इससे शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार हम अगर बात करें तो जब भी कोई व्यक्ति, एक नागरिक जब शब्द यूज होता है, नागरिक अर्थात वो किसी न किसी राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। और जब राजनीतिक व्यवस्था अंग है तो दो व्यक्ति, राज्य और नागरिक, इनके संबंधों को परिभाषित करना होता है। तो इसमें कुछ राज्य के अधिकार होते हैं कि राज्य क्या क्या करेंगे, उसी के सापेक्ष नागरिकों के भी अधिकार होते हैं कि उनको क्या क्या सुरक्षा नागरिक के राज्य से प्राप्त होगी। इस संदर्भ में देखें तो व्यक्ति को, एक नागरिक को कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। मानव के रूप में उसको बहुत सारे मानव अधिकार होते हैं, प्राप्त होते हैं, जो उसको मानव के रूप में या मानव के रूप में जन्म लेने के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन मूल अधिकार कैसे उनसे भिन्न है? क्या सभी मानव अधिकार मूल अधिकार होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं होते, लेकिन हर मूल अधिकार, प्रत्येक मूल अधिकार एक मानव अधिकार अवश्य रूप से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार वो मानव अधिकार हैं जो विशिष्ट हैं या आधारभूत हैं, जैसे इनके शब्द से ही लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, यानी आधारभूत अधिकार या मूल अधिकार। मतलब मानव अधिकार में से कुछ अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं या ऐसे आधारभूत अधिकार होते हैं जो मानव के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण से मतलब है कि मानव को एक व्यक्ति के रूप में, एक मानव के रूप में एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए न्यूनतम ये अधिकार आवश्यक होते हैं। निश्चित रूप से इनकी संख्या कई अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसमें सामान्य रूप से है कि कुछ मानव अधिकार इतने विशेष या विशिष्ट या इतने ही महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार वे मानव अधिकार हैं जो एक मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उसके व्यक्ति के विकास के लिए विशेष होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं या आधारभूत होते हैं। तो ये मानव अधिकारों के अंतर्गत, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे मानव अधिकार हो सकते हैं, लेकिन उन मानव अधिकारों में से एक ऐसा छोटा सा भाग होता है जो बेसिक रूप से, मतलब मिनिमम रूप से ये अधिकार अवश्य ही हैं उसको मानव रूप में जीने के लिए, और उसे एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए। अब मानव अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? तो जैसा मैंने बताया कि राज्य को असीमित अधिकार होते हैं। राज्य, एक राजनीतिक व्यवस्था में राज्य के बहुत सारे अधिकार होते हैं। तो उन राजनीतिक अधिकारों से, उस राज्य के अधिकारों से नागरिकों को एक मूलभूत बेसिक सुरक्षा या प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो ये मूल अधिकार वास्तव में राज्य से नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक मिनिमम प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी आवश्यकता होती है, क्योंकि राज्य की शक्तियां असीमित होती हैं। किसी न किसी प्रणाली के माध्यम से राज्य का शासन चलता है। अगर वो लोकतांत्रिक प्रणाली है तो भी उसमें बहुमत की तानाशाही होती है, मतलब बहुमत के आधार पर शासन सरकारों का गठन होता है, जबकि जरूरी नहीं कि प्रत्येक नागरिक उस सरकार को अपना वोट दे या उसको पसंद करे। तो ऐसी स्थिति में कि बहुमत की तानाशाही ना हो, किसी भी छोटे ग्रुप का या छोटे समुदाय का, किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन न हो, उसकी इच्छाओं का हनन न हो, इसलिए राज्य की शक्तियों के विरुद्ध ये मानव अधिकार, ये मूलभूत अधिकार नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करने के लिए या मिनिमम एक सेंस ऑफ
विश्वास कि हमें इस व्यवस्था में राज्य से शक्तियों से इतनी सुरक्षा है कि हमारे जो विश्वास हैं या हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उनको हमें कोई नहीं छीनेगा। ऐसा विश्वास इन मौलिक अधिकारों के या मूल अधिकारों की आवश्यकता को बताता है। मतलब उनके माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि इस व्यवस्था में एक नागरिक के रूप में हमें ये सुरक्षाएं प्राप्त हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलें कि भारत में अब मूल अधिकार कैसे आता है, भारत भी संविधान में मूल अधिकार कैसे आता है, तो स्वतंत्रता के पूर्व जब हमारे संविधान स्वतंत्रता नहीं मिली थी, जब हमारा अपना संविधान नहीं था, तो जब ब्रिटिश का शासन हम पे प्रत्यक्ष रूप से लागू था, तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे किसी न किसी रूप में अगर हम देखें तो 1895 के बाद स्पष्ट रूप से नागरिकों के अधिकारों की मांग उठने लगी। कोई न कोई संस्था, कोई न कोई संगठन उसको कहीं ना कहीं अपनी मांग प्रस्तुत करने लगी और इस रूप में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा या अन्य द्वारा अधिकारों की मांग करने लगी। अगर हम देखें तो इनमें एनी बेसेंट जी जो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ मौलिक अधिकारों की बात कही थी, उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद हम देखें तो एक 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में, जो इनकी रिपोर्ट को लोकप्रिय रूप से नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। नेहरू समिति की जो मोतीलाल नेहरू जी की समिति का रिपोर्ट था 1928 में, उस नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों को भारत में नागरिकों को प्रदान करने की बात थी। इसके बाद हम देखें तो कांग्रेस का जो 1931 का कराची अधिवेशन है उसमें स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों, नागरिकों को मूल अधिकारों के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर उसके बाद जो सेकंड 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में स्वयं गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हुए जाते हैं, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भी मानव अधिकार या मूल अधिकारों की बात को उठाया। उन्होंने इस मांग को और आगे स्तर पर कॉन्फ्रेंस में ले गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो हमारा 1935 का अधिनियम आता है उसमें मौलिक अधिकारों की कोई चर्चा या कोई प्रावधान नहीं थे। इस तरह से संवैधानिक सुधारों की बात करें तो जब हमारे यहाँ 1946 के बाद संविधान सभा गठित हुई और एक प्रक्रिया शुरू हुई, अपनी भारतीयों द्वारा एक संविधान सभा बनाई गई और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस समय कृपलानी, जेबी कृपलानी जी की समिति एक इसमें मौलिक अधिकारों पे देने के लिए गठित की गई थी और उनकी मोर और लेस उनकी अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय संविधान में ये प्रावधान भारत में मौलिक अधिकार आया। और भारतीय संविधान में भाग 3 में स्पष्ट रूप से अनुच्छेद, अगर हम 12 से बात करें, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इन मूलभूत मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है विस्तृत रूप से। अगर अब हम तीसरे क्रम में आए इसी क्रम में कि अब भारत में मौलिक अधिकारों का क्या प्रावधान है, तो जैसा मैंने बताया कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक अगर हम बात करें तो मौलिक रूप से 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान निर्माताओं द्वारा किया गया था। अर्थात जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय प्रत्येक भारतीय नागरिक को 7 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। बाद में संपत्ति का अधिकार जो आया उसको समाप्त किया गया और उसको मौलिक अधिकारों के भाग से ले जाके विधिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो उसके बाद से हम देखें तो 6 मौलिक अधिकार, आज की दिनांक में बात करें तो भारत में 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। इसकी चर्चा हम डिटेल में अलग अलग भाग में करेंगे आगे के वीडियो में, लेकिन हम समान रूप से बता दें कि इसमें 6 मौलिक अधिकार। सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, राइट टू एक्सप्रेशन के अधिकार कहा जाता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23 और 24 उसको सम्मिलित करता है। चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 और 28 तक उल्लेखित किया गया है। उसके बाद 5वां मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 यानी आर्टिकल 29 एंड 30 में इसका उल्लेख किया गया है। और 6वां अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इन समस्त 5 अधिकारों को महत्व प्रदान करता है, उनको प्रासंगिकता प्रदान करता है, वह है अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 यानी उसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके माध्यम से कोई नागरिक अपने अधिकारों को संरक्षण के लिए न्यायालय में जा सकता है। तो इस तरह ये 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद हम अगले स्टेप में बात करें
कि अब मूल अधिकार को समझने की बात करें कि मूल अधिकार कैसे हम समझें, क्या है इनकी करें, तो इनकी जो प्रकृति है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कैसे हैं भारतीय संविधान में, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सीधे तौर पे यही क्वेश्चन है जो कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, या उनकी प्रकृति क्या है, या उनके आधारभूत लक्षण क्या है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस भाग में मिलेगा कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसको बिंदुवार आप देखेंगे कि कई बिंदुओं में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार जैसा कि स्पष्ट है कि संवैधानिक हैं। इनकी प्रकृति क्या है, संवैधानिक है, यानी स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। यानी पहली विशेषता इनकी क्या है कि मौलिक अधिकार संवैधानिक है। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकार काफी व्यापक है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार काफी व्यापक और विस्तृत हैं। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार जो किसी भी संविधान में, विभिन्न देशों के संविधान में, उनमें जो उल्लेखित मौलिक अधिकार है उसमें भारतीय संविधान काफी व्यापक और विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। और व्यापक और विस्तृत कहने का मतलब है कि जहां जो विभेदों से संरक्षण, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन के अलावा इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी उल्लेख है। इसमें शोषण के विरुद्ध, जैसे बेगार है, बेगार प्रथा है, उससे भी विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो एक वर्ग है, अल्पसंख्यकों की संस्कृति, अपनी भाषा, इनके संरक्षण करने का भी अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। अर्थात इस रूप में हम देखें तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति काफी व्यापक और विस्तृत है। अगर हम तीसरी बात करें कि मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार तीसरी विशेषता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। न्यायालय में प्रवर्तनीय, अब प्रश्न उठता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय से क्या आशय है। जब हम कोई व्यक्ति करते हैं न्यायालय में प्रवर्तनीय तो क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब यह है कि मौलिक अधिकारों को के लेके कोई भी नागरिक अगर उसका उल्लंघन होता है, अगर उसको लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सीधे वो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए वो आवेदन कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। और अगर हम बात करें तो अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में, और अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए वाद दायर कर सकता है या याचिका दायर कर सकता है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई। अब आगे क्रम में जाएं तो चौथी विशेषता अगर हम करें तो मौलिक अधिकार संशोधनीय है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अब इस पे भी एक प्रश्न था, क्या मौलिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल में 13 में जब मौलिक अधिकारों की बात की तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण में लिखा हुआ है कि कोई भी विधि, आदेश, नियम, उपनियम, अधिसूचना द्वारा उनको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या नहीं किया जाएगा या उनको न्यून नहीं किया जाएगा। ऐसा संरक्षण संविधान में अनुच्छेद 13 में दिया गया था। तो अब ये प्रश्न उठा, क्या जो विधि है, कोई विधि द्वारा किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जाएगा, तो उस विधि शब्द के अंतर्गत क्या संविधान में अनुच्छेद 368 यानी 368 आर्टिकल में जो वर्णित संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, क्या उसके द्वारा वह विधि के अंतर्गत सम्मिलित है। अर्थात कहने का, क्या संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकारों को संशोधन किया नहीं जा सकता। इस संदर्भ में न्यायालय के वादों से यह स्पष्ट हुआ कि मौलिक अधिकार संशोधनीय हैं। प्रारंभिक रूप से देखें तो गोलकनाथ मामला आता है जिसपे स्पष्ट रूप से कहते हैं, न्यायालय का विचार था कि विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी सम्मिलित है, यानी मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से भी सीमित नहीं किया जा सकता, उनको छीना नहीं जा सकता, उनको न्यून नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में केशवानंद भारती मामला आता है और उनमें उन्होंने स्पष्ट करते हैं कि नहीं, अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वह विधि शब्दों के अंतर्गत नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन के तहत विधिवत रूप से जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके तहत मूल अधिकार वाले भागों में, मौलिक अधिकारों में भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं, कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। कुछ किए जाने का तात्पर्य यह था, न्यायालय ने वहीं पर मूलभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया कि आप संसद चाहे तो अनुच्छेद 367 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को कुछ सीमित कर सकती है, लेकिन ऐसी सीमा या ऐसा न्यून नहीं कर सकती कोई कानून बनाकर उससे जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना ही प्रभावित हो। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको हम अलग अलग भागों में यूज होगा। जब हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ेंगे अनुच्छेद 368 तो वहां पे हम बेसिक स्ट्रक्चर पे ज्यादा स्पष्टता से बात कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर न्यायालय के मत में देखें तो मौलिक अधिकार संशोधनीय है, यानी उनमें संशोधन किया जा सकता है।
तो ये इस मौलिक अधिकारों की चौथी विशेषता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार निलंबनीय है, यानी सस्पेंड किया जा सकता है, हटाने के बाद अब सस्पेंड करने की बात है। तो पांचवी प्रकृति है कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, निलंबनीय है। निलंबन से क्या तात्पर्य है? निलंबन से तात्पर्य यह है कि मौलिक भारतीय संविधान में आपात उपबंधों की भी चर्चा है। आपात उपबंधों की व्यवस्था है कि कुछ ऐसी संकट आ जाए, कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां आ जाए, उसके संदर्भ में अनुच्छेद 300 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था है। तो उस राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा अगर के समय देखें तो इन मूल अधिकार जो ये वर्णित नागरिकों है कुछ समय के लिए, कुछ टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, यानी उनको निलंबित किया जा सकता है कुछ समय अवधि के लिए। और अगर हम बात करें तो वहां पे कुछ दो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, जीवन जीने का अधिकार जो 21 में है, और अपराध से दो सिद्धि के संरक्षण में जो मौलिक अधिकार है, उन दोनों दो अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी जो अनुच्छेद हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको निलंबन किया जा सकता है, उनको कुछ टाइम बीइंग के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की छठवीं विशेषता की या छठवें बिंदु की बात करें तो मौलिक अधिकारों में कहा जाता है कि मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है। अब बात करें, अगर ऐसा शब्द आपके सामने आता है कि अत्यांतिक नहीं, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या समझें कि मौलिक अधिकार अत्यांतिक नहीं है, इससे हम क्या समझे? तो अत्यांतिक जब कोई शब्द की बात करते हैं, यानी कोई चीज अत्यांतिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, अर्थात वो पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, पूर्ण नहीं है, उनमें कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। मतलब उसके निर्बाध रूप से हम उन स्वतंत्रताओं का, उन अधिकारों का जो हमें अधिकार प्राप्त है, उनका हम उपयोग नहीं कर सकते। मतलब उनके उपयोग में भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। और अगर हम इस रूप में मूल अधिकारी की बात करें तो जहां भी आप देखेंगे, जब हम आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को अलग अलग आर्टिकल में, तो हम देखेंगे हर मौलिक अधिकारों के बाद उसके सब क्लाज में परंतुक का प्रावधान है। परंतुक से मतलब है कि उसमें कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं कैसी हैं? सदाचार के संदर्भ में, लोक हित के संदर्भ में, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में, कानून व्यवस्थाओं के संदर्भ में। मतलब कुछ कुछ कंडीशन लगी है कि आपको, जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति वाक स्वतंत्रता की अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार है, लेकिन परंतु में क्या लिखा हो कि वह वाक स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय हित या लोक सुरक्षा, सदाचार को देखते हुए आपके उस वाक स्वतंत्रता के अधिकार पे कुछ सीमाएं आरोपित राज्य कर सकता है। युक्त निर्बंधन, ऐसा नहीं है कि कोई मनमाना निर्बंधन लगाया जाएगा, लेकिन कुछ हद तक लिमिटेशन करेगा। मतलब हमारी स्वतंत्रता कुछ हद तक सीमित है, निर्बाध नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये मतलब है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अपने आप में अत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। अगर हम सातवीं विशेषता की बात करें कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, मूल रूप से नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक भी है। मतलब नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। अगर हम ज्यादा बात करें तो मौलिक कोई भी मूल अधिकार जो होते हैं उनकी प्रकृति ज्यादा निगेटिव होती है, लेकिन उसके अलावा नकारात्मक होने के साथ साथ कुछ मामलों में सकारात्मक प्रकृति भी है उनकी। अब हम फिर से ये प्रश्न उठता है कि नकारात्मक हम जब कह रहे हैं, सकारात्मक कह रहे हैं, तो इससे से क्या है? नकारात्मक अधिकारों से मतलब है कि जो राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब आपको अतिरिक्त कुछ चीज अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं, बल्कि वह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अर्थात अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में, तो जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता या समान सुरक्षा से उसे कोई आपके विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भी धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर आपको कोई विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा। मतलब उससे सुरक्षा प्रदान की गई है। नकारात्मक, इसलिए इसको नकारात्मक कहा जाता है कि राज्य की शक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में है। इस रूप में कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों की मूल प्रकृति नकारात्मक है। अगर हम बात करें कि मौलिक अधिकार सकारात्मक भी हैं, तो सकारात्मक कैसे हैं? मौलिक अधिकारों के हम प्रकृति को सकारात्मक करें तो हम ये कुछ एक तरफ जहां नकारात्मक प्रकृति उसको कुछ करने से रोकती है राज्य को, वहीं कुछ अवसर प्रदान करने की बात करती है। तो इसमें अगर हम देखें तो मूल रूप से अगर हम आर्टिकल 19 देखें, राइट टू एक्सप्रेशन की, कि व्यक्ति को वाक स्वतंत्रता की है, राइट टू एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, उसको विश्वास की, प्रचार करने की, संगठन बनाने की, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। तो ये कुछ उनको
एक अवसर के रूप में है। अतः यहाँ पे अगर देखें तो मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक हो रही है। इसी तरह हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें जो अनुच्छेद 25 से 28 में है, उसमें कहा है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक अपने विश्वास किसी भी पंथ विश्वास को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यानी यह कुछ अवसर है, यहाँ पे किस राज्य को ये रोक नहीं रही है गतिविधि, बल्कि नागरिकों को यह अवसर उपलब्ध कर रही है, वो कोई भी धार्मिक विश्वास अपना सकता है। तो इस रूप में हम देखें तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है कि उनकी प्रकृति मूल रूप से नकारात्मक है, लेकिन साथ साथ वो सकारात्मक प्रकृति के भी हैं। अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है कि सार्वभौमिक प्रकृति के हैं, और इसमें मौलिक अधिकार की जो 8वीं विशेषता है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी है। मतलब अगर हम बात करें तो ये जो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित हैं, ये नागरिकों को तो प्राप्त है ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त है। मतलब विदेशी अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है तो उनको भी कुछ अधिकार संरक्षण किए जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है तब भी उन मौलिक अधिकारों के लिए उससे भारत में संरक्षण प्राप्त होगा। तो अगर हम जीवन जीने के अधिकार की बात करें तो जीवन जीने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है कि जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। इसी की तरह अगर हम बात करें तो विधि के समक्ष समता विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत 14 में आर्टिकल 14 में जिसका वर्णन है वो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। मतलब नागरिकों को तो प्राप्त है ही, लेकिन गैर नागरिकों को भी उससे सुरक्षा मिलती है। इसके विपरीत हम देखें तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को, उसको आप दूसरे उनको प्राप्त, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं। जैसे लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए दावा, उसमें अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सिर्फ वो नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। इसी तरह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध संरक्षण के जो अधिकार हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 वो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं। इसमें कोई विदेशी नागरिक आके अपनी संस्कृति की या अपनी भाषा के संरक्षण की बात नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार की जो ये प्रावधान है वो कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अब अगर हम बात करें 9वीं विशेषता की, इसकी बात करें तो एक इस मौलिक अधिकारों की एक बहुत ही यूनिक विशेषता है कि इस मौलिक अधिकार जो है इसमें एक इसको सिद्धांत के रूप में भी कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों को अधित्यजन नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक भाषा है, लीगल भाषा है कि अधित्यजन नहीं किया जा सकता। अगर हम सीधे व्यवहारिक भाषा में कहें तो अधित्यजन से मतलब है कि मौलिक अधिकारों को कोई त्याग नहीं सकता। मतलब जो मौलिक अधिकारों को नागरिक प्राप्त है वो हमारी इच्छा पे, किसी नागरिक की इच्छा पर निर्भर नहीं है। मतलब भारत का कोई नागरिक नहीं कह सकता कि नहीं ये अधिकार हम नहीं प्राप्त करेंगे, मतलब इसको वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकता। भारत में ऐसी स्थिति है कि जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं नागरिकों को वो प्राप्त हैं, मौलिक स्वयं नागरिक भी उन अधिकारों का परित्याग या अधित्यजन नहीं कर सकता, और इसी को अधित्यजन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कुछ मूलभूत विशेषताएं हैं जो मौलिक अधिकारों की हैं, जो आप समझ पाएंगे कि मौलिक अधिकार जो हमारे एक नागरिक होने के नाते प्राप्त हैं उनके स्वरूप क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी विशेषता क्या है। अब हम अंतिम बिंदु की तरफ चलें कि मौलिक अधिकार की सीमाएं। अब सीमाएं क्या हैं? तो सीमाएं कुछ हमने, जैसे इनकी जो विशेषताएं हमने आपसे चर्चा की उसी में इसकी सीमाएं भी कुछ निहित हैं और उसके अतिरिक्त भी कुछ सीमाएं हैं। मतलब मौलिक अधिकार को जो इतनी ज्यादा सुरक्षा, इतने ज्यादा अवसर जो नागरिकों को प्राप्त हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशन कुछ रूप से संवैधानिक प्रावधान के रूप में औपचारिक रूप से आते हैं, उनकी विशेषताओं से भी आ जाते हैं, और कुछ उसके अतिरिक्त भी सीमाएं हैं। अब हम बात करें कि क्या सीमाएं हैं, तो एक तो इनमें जैसा मैंने बताया कि मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें कुछ कुछ लिमिटेशन स्वयं संविधान में जहां पे इनका वर्णन मौलिक अधिकारों किया गया है उन्हीं के सब क्लॉज में, उन्हीं के परंतुक में, उपबंधों में इसके लिए उन निर्बंधों की बात कही है कि उन आधारों पर उन पे सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं। अर्थात यह एक सीमा हो गई मूल अधिकारों की। इसके बाद हम करें तो हमने वैसा बताया कि मौलिक अधिकार संशोधन कर सकते, संशोधनी है, यानी संसद अपने 368 के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक सीमित कर सकती है, न्यून कर सकती है, कुछ हटा सकती है। तो संशोधनी ये भी एक सीमा आरोपित करती है, जैसा कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में हुआ कि संविधान संशोधन द्वारा जो पहले मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में कर दिया गया। इसी की तरह हमने आपको बताया कि मौलिक अधिकार निलंबनीय है, यानी अगर भारत में कभी ऐसी स्थिति बनती है कि राष्ट्रीय आपात लगता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये शक्तियां हैं कि उन कुछ मौलिक अधिकारों को, कुछ 20 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त जो अधिकार उनको छोड़कर अन्य अधिकारों को वो कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। तो ये भी मौलिक अधिकारों पर सीमाएं हैं।
इसके अतिरिक्त अगर हम और सीमाओं की बात करें तो मौलिक अधिकारों की जो पुलिस और सैन्य सेवाएं हैं उनकी युक्त कर्तव्य के लिए उनमें अनुशासन बनाने रखने के लिए भी संसद चाहे तो कुछ रूप से उन पे सीमाएं आरोपित कर सकती है। ये स्पष्ट रूप से संविधान में आर्टिकल 33 में वर्णित है कि सैन्य सेवाओं के संदर्भ में भी अगर न्यायालय चाहे तो कुछ आरोपित इसमें सीमाएं आरोपित कर सकती है। इसी तरह एक संविधान में इसकी उल्लेख है कि मार्शल लॉ यानी सैन्य विधि, अगर किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र विशेष में मार्शल लॉ लागू है तो उस संदर्भ में उस सीमा तक जिस सीमा तक संसद कानून बना के चाहे तो उन मौलिक अधिकारों को भी सीमित कर सकती है। तो ये सीमाएं कुछ रूप से औपचारिक रूप से मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं, उन पर सीमाएं आरोपित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें कि और मौलिक अधिकारों पर क्या सीमा है तो कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी हैं जो नागरिक को मौलिक अधिकार जो जितने बहुत बड़े लिखते हैं, जितने व्यापक दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ सीमित होते हैं, कुछ उनकी लिमिटेशन है। और इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है सामाजिक और आर्थिक विषमता। सामाजिक आर्थिक विषमता से मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने अधिकारों को समझ सके और न्यायालय में जा सके। दूसरी तरफ समझ सके तो क्या उसके पास इतना आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है कि वो न्यायालयीन प्रक्रिया जो होती है, जो वकीलों के माध्यम से और जो खर्चीली प्रक्रिया है उस पर वो जा सके। और इसमें एक गरीब तबका है जो प्रत्येक दिन अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता है, क्या वह अपनी रोजी रोटी को छोड़कर सीधे न्यायालय में जा सकता है? तो ये उस सीमाएं एक कही जाती हैं कि सामाजिक आर्थिक विषमता भी जो है वह भी मौलिक अधिकारों के ऊपर सीमाएं या प्रश्नचिन्ह आरोपित करती हैं। इसके अलावा हम कहें तो न्यायालय की प्रणाली भी, जो न्यायालय की प्रणाली है कि न्यायालय हमारा एक बहुत सारे केसों से लंबित बोझिल है और बहुत सारे केस सालों साल चलते हैं। तो इस न्यायालय की कुछ हद तक ये भी एक सीमा है मौलिक अधिकारों की कि मौलिक अधिकारों में तुरंत राहत नहीं मिल सकती। इतने ज़्यादा न्यायालयों में केस पेंडिंग है, इतना उनमें कार्यवाही पड़े है कि उस न्यायालय में जो देरी की प्रक्रिया है, देरी की प्रणाली है, उसके कारण भी मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक सीमाएं आरोपित होती हैं, प्रश्नचिन्ह लगती हैं। तो बात करें तो हमने इन 5 बिंदुओं में मौलिक अधिकार की विशेषता और मौलिक अधिकार की सीमाओं को समझा, कैसे मौलिक अधिकार आए, इस रूप में हमने मौलिक अधिकार को देखा। आगे हम मौलिक अधिकार के अलग अलग आर्टिकल उठाएंगे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उठाएंगे और हम सभी अधिकारों में कुछ अधिकार विशेष अधिकार हैं जिनको हम इनको विशेष रूप से उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, उनमें हम चर्चा करेंगे। अलग अलग मौलिक अधिकारों को उठा के हम इस पर और चर्चा करेंगे।